एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है जब एक वोल्केनो सब कुछ अपने रास्ते में मिटा देता है। ला पाल्मा में आप देखेंगे कि कैसे एक पूरी कम्युनिटी अपने जीने की वजह खो देती है, लेकिन सब कुछ चले जाने के बाद तब क्या होता है। ये सिर्फ एक डिजास्टर की स्टोरी नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो अपने सबसे बड़े डर और इमोशनल तोड़ के बाद भी जीने की कोशिश करते हैं। क्या वो फिर से सब कुछ रीबिल्ड कर पाएंगे या फिर इरप्शन उनके सपनों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। हर पल सस्पेंस से भरा हुआ है और जब आप ये समझने लगते हैं कि ये सिर्फ जिंदगी का एक दूसरा नाम है, तब आपको लगता है कि क्या मैं भी ये कर पाता। 1949 स्पेनिश आइलैंड ला पाल्मा के पास एक इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से कई जोरदार अर्थक्वेक आए थे और वोल्केनो के क्रिस्ट पर एक फ्लूट जोन बन गया था और ये जोन ओशन की तरफ एक साथ मूव हो गया था। तब से लोकल का ये मानना था कि कोई और बड़ी डिजास्टर आना अनिवार्य है। इसके बाद हम प्रेजेंट में एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट को बोट का राइड लेकर मजा करते हुए देखते हैं और उस समुद्र के लैंडस्केप का खूब आनंद ले रहे होते हैं। एक औरत पानी में तैरने के लिए कूद जाती है, लेकिन उसकी दोस्त को चिंता होती है जब वो सरफेस पे नहीं आती है और उसके बोट के आसपास बबल्स दिखाई देने लगते हैं। तभी उनकी लाश बोट के नीचे तैरते हुए मिलती है और वो देखते हैं कि हर जगह स्टीम छाई हुई है, जैसे कि पानी उबल रहा हो और अचानक बोट के नीचे से दरार पड़ती है और गर्म पानी निकलता है जो कि सारे पैसेंजर्स को मार डालता है। इसी बीच एक नॉर्वेजियन फैमिली आइलैंड पर अपनी हर साल के क्रिसमस वेकेशन के लिए पहुंचती है। ये परिवार 7 साल से उसी होटल में रहता है और होटल के एम्प्लॉयज के साथ उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो गई होती है। एक बार वो लोग हैरान हो जाते हैं जब उन्हें उनके विजुअल रूम की बजाय एक भूतिया फैंसी रूम दिखाया जाता है। वो लोग रूम में देखते हैं तब उसकी बेटी सरा को एक इयररिंग मिलती है जो कि मर चुके टूरिस्ट की छोड़ी हुई होती है। इधर ला पाल्मा की जियोलॉजी इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट आइलैंड पर वोल्केनिक एक्टिविटी का मॉनिटर कर रहे होते हैं और इसके बाद वो एक बोट के इंसिडेंट को लेकर भी चिंतित होते हैं और इससे क्या हो सकता है। ये सब कुछ वो सोच रहे होते हैं और मैरी नोटिस करती है कि ट्रांसमीटर जो कि उनके कंप्यूटर को डाटा भेजता है वो काम नहीं कर रहा है। तो वो और होलकर माउंटेन की तरफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। इसके बाद वो अपनी कार को छोड़कर एंट्रेंस के गेट तक जाते हैं। वहां पहुंचकर वो केव के अंदर जाते हैं ताकि वो ट्रांसमीटर को ढूंढ सके। मैरी शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि केव में चलती हुई पानी है जो लास्ट टाइम नहीं थी और पानी का सैंपल लेने के बाद वो और चीजें ढूंढते हैं और जमीन पर कई मुर्दे छावे देखते हैं। होलकर अपने गैजेट से हवा को एनालाइज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक गैस का हाई कॉन्सेंट्रेशन फाइंड होता है। वो केव के अंदर और आगे बढ़ते हैं पर वो ट्रांसमीटर का दूसरा हिस्सा ढूंढते हैं जो कि टूट गया होता है। तभी उन्हें ये पता चलता है कि केव के छत पर एक बड़ी दरार आ गई है और पत्थर के सैंडीमेट्स ने इक्विपमेंट को क्रश कर दिया है। ये दोनों इंस्टीट्यूट वापस जाते हैं और अपनी फाइंडिंग्स अपने बॉस अल्वारो को बताते हैं जो उन्हें डांटने लगता है क्योंकि वो लोग इसे इरप्शन का साइन समझ रहे हैं। अल्वारो उन्हें कहता है कि जब तक उन्हें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता वो पब्लिक को इस बारे में नहीं बताएंगे। उसके बाद होलकर मारी को समझाता है कि अल्वारो इसके खिलाफ है क्योंकि उसने 3 साल पहले इरप्शन होने का अनाउंसमेंट किया था जो कि पैनिक और एवेक्यूएशन का कारण बन गया था, लेकिन इरप्शन नहीं हुआ था। बाद में मारी एक वीडियो देखती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि इस एरिया में सुनामी कितना बड़ा हो सकता है और इसे देखकर वो डर जाती है। जब वो घर वापस जाती है तब उसका भाई एरिक अपने नेक्स्ट डाइविंग प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और ऐसा लगता है कि टर्टल्स ला पाल्मा पर इकट्ठा हो रहे हैं जो कि बहुत ही अजीब है क्योंकि वो आमतौर पर साथ ट्रेवल नहीं करते हैं। अगले दिन पूरी फैमिली एक साथ लंच कर रही होती है और बेटा टोबियास न्यूरो डाइवर्जेंट होता है, मतलब वो इस चीज पर काम करता है कि दिमाग कैसे काम करता है। इसके बाद उसका खाना मेन्यू पर दिखाया जाता है जो कि इमेज से अलग लग रही होती है, तो वो गुस्सा हो जाता है और पेरेंट्स को उनका खाना ठीक करना पड़ता है। इस दौरान सराह चार्ली को टेबल पर देखती है और दोनों के बीच में कुछ चल रही होती है। जब सराह पूल के पास अकेली होती है तो चार्ली उससे बोलता है कि वो बाद में मिलकर उसके साथ टाइम गुजारे, लेकिन सराह इस इन्विटेशन को मना कर देती है क्योंकि उसे अपने भाई की देखभाल करनी होती है और टोबियास इसे नोटिस कर लेता है। सराह के चले जाने के बाद फेडरिक का ध्यान भटक जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ जेनिफर को देखता है जो अपने रूम को अपडेट करने वाले एम्प्लॉइज के साथ बात कर रही होती है और ऐसा लगता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। जब फेडरिक अपना ध्यान हटाता है तो टोबियास गायब हो जाता है। वो जल्दी से सराह को ढूंढने जाता है और उसको चार्ली से बात करने का रास्ता रोक देता है कुछ कहने से पहले। दोनों मिलकर बीच पर टोबियास को ढूंढते हैं जो कि एक हिल के ऊपर खड़ा होता है और समंदर में तैर रहे टर्टल्स को देख रहा होता है। उस समय एरिक उन्हें स्टडी करने के लिए डाइविंग करता है और बाद में जब होटल के रूम में वापस आता है तो एम्प्लॉइज उन्हें अपनी किराए की कार के लिए अपडेट के लिए मिलता है और फेडरिक गुस्सा हो जाता है। वो और जेनिफर झगड़ा करने लगते हैं और बच्चे उन्हें दूसरे रूम से सुनते हैं। इसी बीच अल्वारो डॉक्टर दोस्ते मोर्ग्यू रूम में मिलता है ताकि वो बोर्ड के इंसिडेंट के बायोप्सिस का अपडेट ले सके और कुछ तस्वीरें देखकर डॉक्टर कंफर्म करता है कि विक्टिम की स्किन एक्सट्रीम गर्म गैस से जल चुकी है और उन्होंने लीथल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर इनहेल किया है। वो चिंतित हो जाते हैं क्योंकि ये लावा का निशान होता है, लेकिन अल्वारो
अल्वारो इससे कुछ भी नहीं समझता है। इंस्टीट्यूट में मारी और होलिकर केव के पास पानी टेस्ट के रिजल्ट देखते हैं। पानी मिनरल्स में डिफाइंड होता है, इसका मतलब कि सरफेस से टनल तक पानी को ट्रेवल करने में कम समय लगता है। मारी काफी देर ये सोचने के बाद थ्योरीआइज करती है कि क्रैक शायद से माउंटेन के टॉप तक पहुंच गई होगी। होलिकर टोपोग्राफी इमेज को चेक करता है और ये पता चलता है कि ये क्रैक वही है जो कि 1949 की इरेक्शन के वक्त था। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो माउंटेन वापस जाएंगे और काफी देर तक वॉक करने के बाद वो डर के कारण ये कंफर्म करते हैं कि क्रैक सच में माउंटेन के टॉप तक पहुंच गई होगी। इसके बाद स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करते हैं और उसे मेजरमेंट करना शुरू करते हैं। इधर होटल में फेडरिक बालकोनी पर हल्के झटके महसूस करता है और इंस्टीट्यूट में अल्वारो और उसकी टीम को मॉनिटर पर एक अलर्ट मिलता है जिसमें हिल के ऊपर एक गैस इमिशन और एक पॉसिबल अर्थक्वेक होने की वार्निंग होती है। अल्वारो अपनी टीम को सिविल गार्ड को इन्फॉर्म करने के बाद उसको मारी का फोन आता है और अपनी डिस्कवरी के बारे में बताती है। उसी वक्त जमीन से गैस निकलना शुरू होता है और दोनों भागना शुरू कर देते हैं और रास्ते में वो कैंपर्स के ग्रुप को देखते हैं तो मैरी रुककर उन्हें भागने के लिए कहती है और उनके हाथ में एक रुमाल पर पानी डालकर अपने चेहरे पर लगाने के लिए कहती है ताकि वो भाग सके। इधर गैस की वजह से देखना मुश्किल हो जाता है और इसी बीच मारी अपने ग्रुप से अलग हो जाती है। अचानक से वो गिर जाती है और जमीन पर घूमती है जब तक कि वो बेहोश न हो जाती। कुछ देर के बाद मारी अपने सपने में खुद को डूबते हुए देख रही होती। जब वो आखिरी बार उठती है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। अल्वारो उसे बताता है कि होलिकर ने बहुत ही सारी गैस को इनहेल की थी इसलिए उसे इंड्यूस्ड कोमा में और कैंपर सर्वाइव नहीं कर पाए। वो दोनों आर्ग्यू करते हैं क्योंकि अल्वारो अभी तक ऑफिशियल वार्निंग देने का मन नहीं बनाता और समझता है कि अगर वो फिर से गलत साबित हुए तो लोग उन्हें कभी भी नहीं मानेंगे और मारी अपनी पुरानी बात दिखाती है जो कि सुनामी में फंस गई थी और अपने पेरेंट्स को खो दिया था जो कि वार्न करने पर बच सकते थे। इसके बाद वो एरिक को फोन करके कहती है कि वो जल्दी से समुद्र से निकल रहा है। होटल में सारा चार्ली के पास जाती है और दोनों फैमिली बात करती है लेकिन जब सारा चार्ली को किसी लड़के के साथ देखती है तो उसका मूड गिर जाता है और वो सोचती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। फेडरिक और जेनिफर सोच रहे होते कि वो माउंटेन की तरफ एक राइड पर जाएंगे लेकिन एक आदमी उन्हें बताता है कि एरिया बंद कर दिया गया है और वहाँ पर बहुत ही सारे लोग मारे गए। वो कैजुअली टोबास के इंसिडेंट का जिक्र करता है जिसे जेनिफर नहीं जानता था। जब वो दोनों रूम में वापस आते हैं तो उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और बच्चे फिर से उन्हें सुन लेते हैं। फेडरिक जेनिफर को बुलाता है क्योंकि वो कुछ दिनों से अपने आप को उससे दूर कर रही है और ये बात भी कहना चाहता है कि वो सरा को और ज्यादा अच्छे से समझना चाहता है चाहे वो उसकी स्टेप डॉटर ही हो। जेनिफर गुस्सा हो जाती है और बाथरूम में चली जाती है और इधर रोती हुई सरा चुपके से भाग जाती है। वो शहर पहुंचती है और अपने अंकल जेंस को फोन करती है जो कि नॉर्वे के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में काम करते हैं। वो प्लेन टिकट लेने के लिए पैसे मांगती ताकि वो घर वापस जा सके लेकिन जेंस उसे समझाता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है इसलिए सरा फोन रख देती है। फिर जेंस जेनिफर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन साइलेंट पर होता है क्योंकि वो मेडिटेशन कर रही होती है। सरा मारिड के लिए प्लेन पकड़ लेती है और जब वो प्लेन में बैठी होती है तब चार्ली का एक टेक्स्ट आता है। बाद में मैरी और अल्वारो अपनी फाइंडिंग मेयर को प्रेजेंट करते हैं जो थोड़ा वरी होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सिर्फ एक गलत न्यूज हो सकता है। दोनों उसे कन्विंस करते ताकि वो उन्हें गवर्नमेंट के साथ मीटिंग दिलवाए। बाद में मारी अपने भाई एरिक को अपने देश वापस जाने के लिए बताती है सुनामी की बात सुनाकर लेकिन एरिक को लगता है कि वो सिर्फ उसे अपने रास्ते से हटा रही है और वो गुस्सा होकर चला जाता है। इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट देखते हैं कि आइलैंड पर झटके का आना बढ़ गया है और अल्वारो को लगता है कि इसका मतलब है कि राख सरफेस पर आ रही है। 3 स्टेजेस होते हैं जो कि वोल्केनो इरप्शन की संभावना को बढ़ाते हैं। पहला गैस का इमिशन, फिर ऐश और अंत में लावा। माउंटेन से डाटा दिखता है कि अभी भी क्रैक बढ़ रहा है और कुछ मिनट में ही डाटा और खराब हो जाता है तो अल्वारो अपनी टीम को सभी एयरपोर्ट्स को वार्न करने के लिए कहता है। अचानक से ऐश इरप्शन हो जाता है और वो इतना बड़ा होता है कि होटल में सभी लोग दूर से देख पाते हैं। एम्प्लॉइज टूरिस्ट को देख रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये बस एक ऐश था। दुर्भाग्य से सरा का प्लेन वार्निंग के बाद बहुत ही देर से मिलता है और वो क्लाउड के अंदर चला जाता है जिससे कि उसके इंजन में आग लग जाती है और इधर होटल में जेनिफर और फेडरिक को जींस का फोन आता है जो उन्हें बताता है कि सराह का प्लान क्या था। वो सोच रहे होते कि फ्लाइट्स कैंसिल हो गई होगी लेकिन उसी वक्त वो सराह के प्लान को गिरते हुए देखते हैं और जल्द ही एक्सीडेंट न्यूज में आता है और वो दोनों लोकल हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं जहाँ पर रेस्क्यूअर्स सभी सर्वाइवर्स को लेकर जा रहे होते हैं। वो सराह को कहीं भी नहीं पाते और जेनिफर नर्स से फ्रीक आउट करने लगती है जिससे कि फेडरिक को उसे खींच कर लेकर जाना पड़ता है और इसी बीच मायर अल्वारो और उसकी टीम गवर्नमेंट के साथ मीटिंग दिलवाता है जो मिरर्स को एक्चुअल इरप्शन के बारे में स्केप्टिक्स होते हैं लेकिन लंबी आर्गुमेंट के बाद तैयारी शुरू होने पर झगड़ा हो जाता है। उसके बाद अल्वारो अपनी टीम से कहता है कि वो अपने परिवार के साथ चली जाए लेकिन वो खुद सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए रुक जाता है। मारी उसे हार्टफुल गुड बाय देती है और जब वो घर वापस जाती है तो एरिक नहीं मिलती है और वो फोन नहीं उठाता है। कुछ देर के बाद एक ऑफिसर जेनिफर और फेडरिक को पैसेंजर की लिस्ट देता है और बताता है कि सरा मिसिंग है। साथ ही वो लोग भी जो कि प्लेन के फ्रंट में बैठे थे क्योंकि उस पार्ट में ब्लास्ट हो गया था। फिर कपल को होटल वापस भेज दिया जाता है जब तक उन्हें कोई न्यूज नहीं मिलती और जब वो अपने रूम में पहुंचते हैं तब वो शॉक हो जाती हैं। ये देख कर कि सरा ऑलरेडी वहाँ पर टोबियास के साथ
बैठी होती है। अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद सरा पूल के पास जाती है और चार्ली को मिलती है ताकि उसे बताए कि उसके टेक्स्ट ने ही उसे प्लेन से उतारने पर मजबूर किया। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और रात के बीच में मारी को एरिक का फोन आता है और वो बार में उसे पिकअप करने के लिए जाती है और वहाँ पर वो पुलिस को किसी को अरेस्ट करते हुए देखकर उसको अपने भाई की याद आती है और वो समझती है कि वो उसका भाई है और इसलिए मदद करने के लिए रश कर देती है। इसी दौरान वो गलती से एक कोप को मार देती है और इसी बीच वो अरेस्ट कर लिया जाता है उसको। कार चलने से पहले वो एरिक को बार में देखकर उसे कह देती है कि वो आइलैंड पर छोड़ दे। सुबह एरिक मैरी से मिलता है और रात को उसे इतना परेशान देखकर उसे फाइनली अपनी बहन पर यकीन होता है और उसे अपनी कहानी पर गिल्टी फील होता है कि उसने उसकी भागने की कोशिश पर देर कर दी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर रुकेगा ताकि वो दोनों मिलकर आइलैंड से भाग सके। इसी बीच जेम्स को अपने सुपीरियर का कॉल आता है जिसे वो सभी स्टाफ को ऑफिस बुलाया जाता है। इसके बाद टीम एक सिमुलेटर देखती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैनरी आइलैंड को एक नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रॉय कर सकता है जो कि कुछ घंटों या कुछ दिनों में हो सकता है। ये अभी भी कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए उन्हें चुपके से आइलैंड पर वेकेशन पर आए सभी नॉर्वेज की वेकेशन प्लानिंग करनी पड़ती है। होटल में सरा चार्ली के साथ सुबह उठती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद सरा अपने रूम में वापस जाती है जब वो रो रही होती है तो फाइनली वो अपनी माँ को बुलाती है और कहती है कि उसे उस लड़के से प्यार है और जेनिफर उसे पूरी तरीके से सपोर्ट देती है और उसके बाद पूरी फैमिली पूल में मजा कर रही होती है। ये खुशी का मोमेंट एक कॉल के साथ टूट जाता है जब जेम्स का कॉल आता है। वो जेनिफर को सुनामी के बारे में बताता है और वो समझाता है कि ला पाल्मा अब प्रायोरिटी में नहीं है और बड़े फेरिस को बड़े आइलैंड की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया गया है। जेम्स ने सिर्फ एक छोटा सा फेरी यानी कि द्वीप ढूंढा होता है जो कि 20 मिनट्स में निकलता है और उन्हें जल्दी से रोकनी होगी। फैमिली अपने पूरी जरूरी सामान को पैक करके रस करती है और सरा चार्ली को वॉर्न करने जाती है लेकिन वो रूम में नहीं होती और वक्त भी बहुत ही कम होता है। बाहर जाने के बाद उन्हें टैक्सी नहीं मिलती तो इसके बाद वो फेडरिक का एक कार चुरा लेते हैं। वो जितनी तेजी से चल सकते थे वो चलते हैं और लोगों और गाड़ियों को डोज करते हुए वो फाइनली हार्बर तक पहुंच जाते हैं। अफसोस की बात है कि वो वैन का मालिक उसका पीछा करता है और फेडरिक को पकड़कर उसे मारने लगता है। बाकी फैमिली भागकर घाट पर चढ़ जाती है और साइलर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो ना चले लेकिन फेडरिक उन मॉडर्न के पैसों को लेकर उन्हें भीड़ से भगा देता है और अपनी फैमिली के साथ मिलने की कोशिश करता है लेकिन देर हो जाती है और फेरी ऑलरेडी चली गई होती है। फिर सरा चार्ली को कॉल करती है और कहती है कि वो आइलैंड छोड़ दे लेकिन वो अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती क्योंकि सिग्नल खो जाता है। इंस्टीट्यूट में अल्वारो के कंप्यूटर्स ट्रांसमीटर से सिग्नल खो देते हैं और वो तुरंत गवर्नमेंट को फोन करके बताता है कि सुनामी कुछ घंटों में आ सकता है। जल्दी आइलैंड पर एविक्यूएशन बजने लगता है और वो लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। साथ ही हॉस्पिटल में प्लेन क्रैश के सर्वाइवर को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। होइकर कोमा से उठकर जो देखता है उसे यकीन नहीं हो रहा होता है और इधर सब लोग आखिरी बोट्स पर जगह पाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और फेडरिक अपनी मदद से एक बोट में चला जाता है जो कि एक होटल फ्रेंड की मदद से मिलती है। इसी वक्त वोल्केनो फाइनली इरप्ट हो जाता है और एक जबरदस्त लावा का प्रपात होता है। पुलिस स्टेशन में एरिक एक कोप से गुस्सा करता है कि वो अपनी बहन को क्यों नहीं छोड़े लेकिन ऑफिसर इंस्टेंट करता है कि वो ऑर्डर्स का इंतजार करे। जब प्लेन हिलने लगता है तो सभी पैसेंजर्स डर से कांप रहे होते हैं लेकिन क्रू उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन हवा में एक भारी घबराहट होती है और इसी दौरान बोट पर फेडरिक और मैरी सफर कर रहे होते हैं और इसी के साथ वो दूर से सुनामी का एक भयंकर रूप देखते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो सुरक्षित जगह तक पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। सुरक्षा का समय धीरे धीरे अब कम हो रहा होता है और लहरों की भयंकर ताकत सब कुछ अपने रास्ते में तोड़ रही होती है। एयरपोर्ट पर जेनिफर और टोबा सराह को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सराह ने चार्ली के साथ जाने का फैसला कर लिया है। सराह चार्ली के लिए फेडरिक का रिस्ट बैंड पकड़कर एक दर्दनाक फैसला लेती है, या तो वो आइलैंड छोड़े और चार्ली को कहीं न देखे या फिर अपने नए प्यार के साथ रहे। एक इंतजार भरे पल में सराह अपनी माँ और तोबियास को देखती है लेकिन वो उनके पास जाने की जगह चार्ली के साथ जाने का फैसला करती है। ये पल सराह के लिए अपनी पहचान और अपनी रिलेशनशिप को अपनाने का है चाहे जो भी हो। इस दौरान जीन भी अभी भी वेव के एक्सपोर्ट में और संवाद में होता है और कंफर्म करता है कि टेनेरिफ में सबसे सुरक्षित जगह है लेकिन वक्त तो लगभग खत्म हो रहा होता है। आइलैंड पर रहने वाले लोग अभी भी एविक्यूएशन में लगे होते हैं लेकिन जीने की संभावनाएं हर पल कम हो रही होती है और जब सुनामी की ताकत बढ़ रही होती है और जो लोग बचे होते हैं उनमें फेडरिक और मारिक भी होते हैं और वो जानते हैं कि वो शायद से नहीं बचेंगे लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और बस ये सोचकर कि उन्होंने सही फैसला लिया। इस समय जब प्राकृतिक आपदा अपनी पूर्ण ताकत दिखाती है तो कैरेक्टर का अपना एक नया पर्सनल सफर, इमोशन और फैसले दिखाई देते हैं, चाहे वो परिवार, प्यार या जीवित रहने की लड़ाई हो। ये सब एक इमोशनल इम्प्रेंट छोड़ते हैं जो दिखाता है कि किस तरह इंसानी रिश्तों और जीने की कोशिश में हर पल काफी मुश्किल होता है। ये कहानी एक जबरदस्त डिजास्टर के बारे में जिसमें सुनामी का खतरा सबको डर में डाल देता है। सुनामी का रुख टेनेरिफ की तरफ भी हो रहा होता है और नॉर्वे में जिन्स का बॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले होते हैं लेकिन जब वो लैंडस्लाइड के बारे में सुनते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। जिन्स रिपोर्टर्स का इस्तेमाल करके सुनामी की सच्चाई सबके सामने लाता है और सेफ स्पोर्ट्स को कोरिडोर
कोऑर्डिनेट शेयर करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेती है। फेडरिक को भी वही कोऑर्डिनेट मिलते हैं और वो मारी के साथ बोट पर चढ़कर सेफ स्पॉट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एयरपोर्ट पर लोग पैनिक हो रहे होते हैं क्योंकि वो बढ़ती हुई लहर को देख रहे होते हैं। सरा अपनी माँ को फोन करते हुए बताती कि वो प्लेन में है और जेनिफर को उसे वहाँ रुकने के लिए कहती है। इसी दौरान चार्ली को कोऑर्डिनेट्स का मैसेज मिलता है और सरा अपनी माँ को वो कोऑर्डिनेट्स भेज देती है। जेनिफर को उन्हें समझाने में मुश्किल होती है और जब वो इंटरनेट पर सर्च करने वाली होती है तभी सर्विस बंद हो जाती है। खुदाई से टोबियास का मैप सके और वो आसानी से सेफ स्पॉट को ढूंढ लेता है। वो अपने साथ एयरपोर्ट के लास्ट एम्प्लॉइज को भी ले आता है जो कि उन्हें वैन में डालकर सेफ जगह पर छोड़ने का प्रस्ताव देता है। रास्ते में टोबियास सुनामी देखकर डर जाता है और जेनिफर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बोट पर फेडरिक और मैरी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कंट्रोल ना खो दे क्योंकि पानी के रास्ते और भी मुश्किल होते जा रहे थे। मुश्किल तो ये होती कि उनके फोन का सिग्नल भी चला जाता है और अब वो अपने मैप को नहीं देख पा रहे होते। दो बड़ी लहरें उनके पीछे आती है और वो हाथ से उन्हें लास्ट सेकंड में डोज कर लेते हैं। जल्द ही सुनामी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और जमीन फिशर हो जाती है जिससे कि प्लेन का विंडो टूट जाते हैं और प्लेन के अंदर पानी भर जाता है। जेनिफर का ग्रुप प्लेन को सड़क पर छोड़कर पहाड़ों की तरफ भागने लगता है। सेफ स्पॉट पर मारी और फेडरिक पहुंचते हैं और वहां के सर्वाइवल छुप कर बैठे होते हैं। जब एयरपोर्ट वाला ग्रुप वहां पर पहुंचते हैं तो वो फेडरिक अपनी फैमिली से मिलकर खुश हो जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कौन नहीं आया। प्लेन में जब सरा को होश आता है तो उसे समझ में आता है कि वो जिंदा है। चार्ली अभी भी बेहोश होती है, इसलिए सरा उसे फ्लोर पर लेटाकर स्वेडिश के साथ सीपीआर करती है जिससे कि चार्ली होश में आती है। दोनों लड़कियां प्लेन से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पूरा एयरपोर्ट तबाह हो चुका है और इधर मीडिया डिजास्टर की कवरेज कर रहा होता है और दिखाता है कि आइलैंड वेस्ट अफ्रीका और साउथ यूरोपियन में कितनी तबाही हुई है। हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग गिर चुके होते हैं और हजारों लोगों की जान जा चुकी होती है। अब अमेरिकन भी सुनामी का इंतजार कर रहे होते हैं और जब हेलीकॉप्टर सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए भेजे जा रहे होते हैं। नॉर्वे में जेंस को उसकी गलती के लिए जॉब से निकाल दिया जाता है और वो घर पर अपनी फैमिली के बारे में चिंता कर रहा होता है। एक दिन उसका पुराना कोवर्कर आता है और वो कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करता है। सेफ स्पॉट में कई सर्वाइवर मिलते हैं और इंक्लूडिंग जेनिफर। हंड्रेड्स ऑफ लोग जिंदा बच जाते हैं जेंस की क्विक थिंकिंग की वजह से। गवर्नमेंट रिलीफ कैंप सेटअप करती है जहाँ पर सभी सेफ सर्वाइवर जा रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर में प्लेन से कुछ सर्वाइवर भी सेफ स्पॉट पर पहुंचते हैं और सरा अपनी फैमिली से मिलती है। कुछ दिनों के बाद मारी टर्टल के साथ डाइविंग करते हुए अपने भाई की याद में जुड़ी होती है और वो समझ पाते हैं कि हमें नेचर की सुननी चाहिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।